Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Today I am going to start lecture number 10 from chapter number 10. The name of the chapter is alkyl halides. The topic that we will study today is elimination reactions in alkyl halides. So let's start this topic, elimination reactions in alkyl halides. There are two types of elimination reactions, alpha elimination and beta elimination. जी आपके कोर्स में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का जिक्र है, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन का जिक्र नहीं है। एलिमिनेट का मतलब होता है निकल जाना। एलिमिनेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर सम फ्रेगमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल आर रिमूव्ड। इस वजह से हम इन रिएक्शंस को एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये किस किस्म के रिएक्शंस हैं। फर्स्ट हम एक इंट्रो ले लेते हैं अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शंस का कि ये क्या है। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन से पहले आपको पता होना चाहिए अल्फा का क्या मतलब है। अल्फा कार्बन एक ऐसी कार्बन होती है जो कि अटैच हो उस कार्बन के साथ विद विच फंक्शनल ग्रुप इज अटैच। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में ये कार्बन जिसके साथ हैलोजन ग्रुप लगे हुए हैं, इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। इस अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगा हुआ है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है, और ये तीनों ग्रुप जो है ये अल्फा क्लोरो ग्रुप्स यहाँ लगे हुए हैं। तो अल्फा एलिमिनेशन का मतलब ये है कि जो ग्रुप यहाँ से रिमूव होंगे वो अल्फा कार्बन से ही निकलेंगे। यहाँ से हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन ये अल्फा कार्बन से रिमूव होगा, यहाँ से ये Cl ग्रुप है ये यहाँ अल्फा कार्बन से रिमूव होगा। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं टू ग्रुप्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द सेम एटम। और इसके रिजल्ट के तौर पे जो हमारे पास स्पीशी बनी है, इस स्पीशी को हम कहते हैं ये अनस्टेबल स्पीशी है और ये अंडरगो करती है फर्दर रिएक्शंस को। लेकिन एफएससी के कोर्स में अल्फा एलिमिनेशन का जिक्र नहीं है, इसलिए हम सिर्फ बीटा एलिमिनेशन को फोकस करेंगे और इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि ये किस किस्म के रिएक्शंस हैं। बीटा एलिमिनेशन में जैसे कि अब बीटा लिखा हुआ है, बीटा का मतलब होता है एक ग्रुप हर हाल में ऐसा निकलेगा दैट इज़ प्रेजेंट ऑन बीटा कार्बन। अब आपको पता होना चाहिए कि बीटा कार्बन क्या है। अब यहाँ नीचे आए इस एग्जांपल में दिस इज़ अ कार्बन, इस कार्बन के साथ ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच है। वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और इस अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगे होते हैं इनको हम कहते हैं कि ये अल्फा हाइड्रोजन है। इस अल्फा कार्बन के साथ वाली कार्बन दैट इज नोन एज बीटा कार्बन, इसको हम बीटा कार्बन कहेंगे, और इसके ऊपर जो हाइड्रोजन या ग्रुप लगे होते हैं उनको हम कहते हैं कि वो बीटा हाइड्रोजन है। ये बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है। बीटा एलिमिनेशन का मतलब ये है कि एक कार्बन उससे एक ग्रुप यहाँ पे एलिमिनेट होगा निकलेगा, और साथ वाली एडजेसेंट कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन से भी एक ग्रुप निकलेगा। दोनों ग्रुप जब निकलेंगे तो एक वैलेंसी विकेट होगी इस कार्बन के ऊपर भी इस कार्बन के ऊपर भी, ये दोनों कार्बन आपस में एक बॉन्ड बनाएंगे और एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, और जो ग्रुप यहाँ से निकले हैं वो आपस में मिलके एक और प्रोडक्ट बना देंगे। ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और इस रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड होता है। यानी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स ऐसे रिएक्शन हैं जिसमें अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट हमारे पास बनती है। फॉर एग्जांपल दिस इज अल्कीन, इसमें क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए हम इसको अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट कहते हैं। अच्छा नेक्स्ट है, हम इसकी एग्जांपल एक और देखते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि अटैक किस तरह से होता है, हाइड्रोजन किस तरह से निकलता है, इनफैक्ट डबल बॉन्ड इस एलिमिनेशन रिएक्शन में किस तरह से बनता है। अब ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से मुख्तलिफ है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने देखा कि वहाँ पे एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमारे पास बनती है, जबकि इस केस में हम देखेंगे कि हमारे पास एक डबल बॉन्ड वाली प्रोडक्ट हासिल होगी। फॉर एग्जांपल आप इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को देखें, दिस इज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इसके अंदर ये अल्फा कार्बन है क्योंकि इसके साथ फंक्शनल ग्रुप Br अटैच है, और ये कार्बन ऐसी है जो कि बीटा कार्बन है। अब एक ग्रुप अल्फा कार्बन से निकलेगा, एक ग्रुप बीटा कार्बन से निकलेगा, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट कार्बन है, इनसे जब ग्रुप निकलेंगे तो उसके बाद इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड बनेगा, और ये रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। अल्फा हाइड्रोजन है ये वाला क्योंकि ये अल्फा कार्बन के साथ लगा हुआ है, और ये तीनों हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन है क्योंकि ये बीटा कार्बन के साथ अटैच हैं। जी अब इसमें एक और भी बात है जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे होते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें हम पिछली स्लाइड पे दोबारा जाते हैं। अब इस केस में अगर आप देखें तो ये कार्बन अल्फा कार्बन है और इसके इस साइड पे बीटा कार्बन है, यानी इस कार्बन के साथ कोई और कार्बन अटैच नहीं है, इसलिए इसमें एक ही अल्फा कार्बन है और एक ही बीटा कार्बन है।
लेकिन अगर हम इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें तो ये एग्जाम्पल जो है ये पहली एग्जाम्पल से मुख्तलिफ है। इस तरह से ये मुख्तलिफ है कि ये 2 ब्रोमोब्यूटेन है, इस पर 2 बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कैसे कि दिस इज कार्बन, वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वो मेन फोकस कार्बन होती है। मसलन इस केस में अल्काइल हैलाइड है तो Br ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के तौर पे लगा हुआ है। ये Br जिस कार्बन पे लगा है इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहेंगे। जिस कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसकी इमीडिएट साथ वाली कार्बन बीटा कार्बन कहलाती है। तो इस कार्बन के इस लेफ्ट साइड पे भी कार्बन मौजूद है जिसे हम बीटा कार्बन कहेंगे, और इस कार्बन के इस साइड पे भी एक कार्बन मौजूद है जिसे हम कहेंगे कि ये बीटा कार्बन है। और इन बीटा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं तीनों के तीनों दैट आर बीटा हाइड्रोजन, और ये भी बीटा कार्बन थी। इसके ऊपर जितने हाइड्रोजन 2 लगे हुए हैं इनको पर्पल कलर से शो किया गया है। ये क्या है, ये बीटा हाइड्रोजन है। अब अल्कोहलिक KOH की कंडीशन अप्लाई की, हम देखेंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट हासिल होंगी, लेकिन हम नोट करेंगे कि प्रोडक्ट हमारे पास 2 तरह की हैं। एक ये वाली प्रोडक्ट हासिल होगी और एक ये वाली। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब यहाँ से ये फंक्शनल ग्रुप निकलेगा तो वन टाइम ऐसा होगा कि यहाँ से ये जो बीटा कार्बन थी यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा। जब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान ये डबल बॉन्ड बनेगा, यानी कि ये ब्लू कलर की कार्बन और ये वाले पर्पल कलर के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा, जैसा कि यहाँ पे शो किया गया है इस साइड पे। इसको हम 2 ब्यूटीन कहते हैं। अगर हम देखें कि ऊपर एक और प्रोडक्ट कौन सी बनी है, वो ऐसी प्रोडक्ट है जो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान बनी है, यानी कि इसको हम 1 ब्यूटीन कहेंगे। नोमेनक्लेचर भी हमने चैप्टर नंबर 8 में किया था कि डबल बॉन्ड जहाँ प्रेजेंट होता है उसमें किस तरह से नंबरिंग करते हैं। 1 2 तो इसको 1 ब्यूटीन कहेंगे, ये 1 2 3 तो इसको हम 2 ब्यूटीन कहेंगे, क्योंकि 2 और 3 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आइसोमर्स बन गए हैं अल्कीन के 2। जी, अब बीटा एलिमिनेशन की कितनी टाइप्स हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बीटा एलिमिनेशन। आप अगर हम ये रिएक्शन करते हुए अगर आप सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को माइंड में रखें तो हम देखेंगे कि वहाँ पे भी हमने 2 टाइप्स की थी। एक ये थी कि हम कहते थे कि SN2 रिएक्शन है और एक SN1 रिएक्शन है। बीटा एलिमिनेशन में भी देयर आर 2 टाइप्स, 2 मैकेनिज्म्स विच आर इन्वॉल्व्ड एंड दे आर सिमिलर विद सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस, यानी लेकिन प्रोडक्ट गो के डिफरेंट आएगी दोनों में, लेकिन इवन देन कुछ जो पैटर्न है वो सेम है। पहली जो कैटेगरी है दैट इज E2। E2 मीन बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन एंड सेकेंड इज E1 यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब E2 एंड E1 मैकेनिज्म डिफर इन द टाइम्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एनालोगस टू द SN2 एंड SN1 मैकेनिज्म। अब हम ये 2 कैटेगरीज थी, उनमें से पहली कैटेगरी E1 यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस को स्टडी करते हैं कि ये किस किस्म के रिएक्शंस हैं। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस लाइक SN1 रिएक्शंस 2 स्टेप मैकेनिज्म इन्वॉल्व है इसके अंदर। पहले स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन बनेगा और स्लो स्टेप होगा, जबकि दूसरे स्टेप के अंदर हमारे पास अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनेगी। तो जिस तरह से हमने SN1 रिएक्शन के कुछ मैकेनिज्म किया था कि किस तरह से रिएक्शन होगा, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा है वगैरह वगैरह, तो काफ़ी हद तक आप नोट करेंगे कि E1 के अंदर भी वही पॉइंट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम डिस्कस करें हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ दिस, ये टर्शरी मिथाइल क्लोराइड है विद वाटर टू फॉर्म दिस अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट। अब आप इसमें नोट करें कि किस तरह से ये रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे देखें दैट इज द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमारे पास है, बिल्कुल उसी तरह का रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास यहाँ से ये क्या आएगा, हमारे पास ये बेस यहाँ पे एक्ट करेगी। अब ये वाला यहाँ तक जो स्टेप है ये पहला स्टेप है कि कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। सेकेंड स्टेप में इस कार्बोकेटाइन के अंदर क्या है, पहले तो ये होता था कि दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक विद इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, बट इन दिस केस ये बेस एक्ट करता है एज अ बेस, और ये इस कार्बन के ऊपर अटैक नहीं करेगा बल्कि ये एक्ट एज अ बेस, और इस बेस का काम है कि ये यहाँ से एक प्रोटॉन निकाल के ले जाएगा। ये प्रोटॉन यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से जब प्रोटॉन निकलेगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जो इस हाइड्रोजन और इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनाते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन यहीं के यहीं शिफ्ट होंगे यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अपना दे के जाएगा, यानी H+ की फॉर्म में ये यहाँ से निकल जाएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आके डबल बॉन्ड बना देंगे। कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, और साथ हाइड्रोनियम आयन
यहाँ से बनेंगे, क्योंकि वाटर के अंदर जब प्रोटॉन आता है तो ये आयन हाइड्रोनियम आयन बनता है। The types of elimination reactions dehydrohallucination and dehydration। dehydrohallucination भी ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम देखते हैं कि अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट आती है और मैकेनिज्म उसका एलिमिनेशन ही है। इसी तरह से डिहाइड्रेशन रिएक्शन में भी वाटर डिहाइड्रेट किसी भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से वाटर रिमूव होता है और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट बनती है। जी फर्स्ट वन देख लेते हैं, दैट इज डिहाइड्रोहैलुसिनेशन। डिहाइड्रोहैलुसिनेशन का मतलब, डी का मतलब होता है निकल जाना, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन का, हैलोजन मीन हैलोजन का। डिहाइड्रोहैलुसिनेशन का मतलब ये है कि हाइड्रोजन और हैलोजन ग्रुप का निकल जाना। लेकिन ये निकलेंगे कहाँ से? ऑफ कोर्स उन कंपाउंड्स में से हाइड्रोजन और हैलोजन निकल सकते हैं जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर हैलोजन मौजूद होगा। तो इस केस में दीज आर द सबस्ट्रेट, दीज आर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन का निकलना एक कार्बन से और साथ दूसरे कार्बन से एक्स का निकल जाना, हैलोजन का निकल जाना, दैट इज डिहाइड्रोहैलुसिनेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को देखें तो दिस इज कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, इसका एक्स लगा, ये अल्काइल हैलाइड है, यहाँ से एक्स रिमूव हो गया, निकल गया, यहाँ प्लस बनेगा, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये बीटा हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन बेस के साथ चला जाएगा और ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो एक्स अपने साथ ले जाएगा, यहाँ पे फिर एक डबल बॉन्ड बनेगा, न्यू पाई बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन। क्यों बनता है? बाय द रिमूवल ऑफ हैलोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड बाय द रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन। तो हमारे पास डबल बॉन्ड बना और ये हमारे पास साइडवेज जो प्रोडक्ट्स आती हैं। जी इसमें भी देखें इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, ये टर्शरी हैलाइड है। पहला स्टेप इज द स्लो स्टेप। उस स्टेप के अंदर क्योंकि हम E1 रिएक्शन कर रहे हैं तो E1 रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शन है। पहले रिएक्शन के अंदर कार्बोनियम आयन बनेगा। अब इसमें देखें ये लीविंग ग्रुप यहाँ से निकल गया और हमारे पास क्या चीज़ आया, ये प्लस कार्बोनियम आयन आ गया। अब ये बहुत स्लो है, दैट इज़ द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। उसके बाद ये रैपिड स्टेप हुआ। रैपिड स्टेप के अंदर सेम मैकेनिज्म है जो कि मैंने अपनी लास्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया कि डबल बॉन्ड बनेगा और साथ ये वाली स्पीशीज जो है एज अ प्रोडक्ट निकल जाएंगे। Now there are some factors that affect E1 mechanism just like that कि SN1 हम रिएक्शन कर रहे थे तो SN1 रिएक्शन में भी कुछ फैक्टर थे जो कि SN1 रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते थे। बिल्कुल इसी तरह E1 रिएक्शन में भी सबस्ट्रेट अफेक्ट और बेस अफेक्ट ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ E1 रिएक्शंस को। First one is the substrate effect. Substrate mean alkyl halide in this case because we are discussing alkyl halides. अब अल्काइल हैलाइड्स को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमने कहना है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट दैट फेवर E1 मैकेनिज्म। इन दिस केस लाइक SN1 रिएक्शन tertiary alkyl halide are most reactive as compared to secondary and tertiary one. Reason क्या है? Reason is again formation of a carbocation or all those factors that stabilize carbocation are those factors that affect rate of that increase rate of E1 reaction. This is because the rate determining step is the formation of carbocation and the stability of these ions increases. अब ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन दैट इज टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी है और उसके बाद प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। इट इज़ हार्ड बट नॉट इम्पॉसिबल टू गेट प्राइमरी कंपाउंड्स टू गेट इन्वॉल्व बाय E1 mechanism. The reason for this is that प्राइमरी कार्बोकेटाइंस आर नॉट स्टेबल। इस वजह से क्योंकि टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल है इसलिए ये रिएक्शन टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स के अंदर ही मौजूद रहता है। अब जिसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं रिएक्टिविटी को, इनके रेट को, इंक्रीजिंग रेट ऑफ एन E1 रिएक्शन और इंक्रीजिंग कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। बोथ दीज फैक्टर्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। अगर हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखें, अगर वो बढ़ेगी तो हम कहेंगे कि रेट ऑफ E1 रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल अब देखें ये टर्शरी है, अब टर्शरी के बाद इधर देखें ये क्या है जी, हमारे पास ये है ये हमारा CH2 ये प्राइमरी है, ये हमारे पास सेकेंडरी है और ये हमारे पास टर्शरी है। क्योंकि ये एरो डिपिक्ट करता है कि इस साइड पे ये इंक्रीज कर रहा है तो ये टर्शरी है। अब नीचे भी देखें तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी उसी पैटर्न पे इंक्रीज कर रही है जिस पैटर्न के ऊपर हमारा रेट ऑफ E1 रिएक्शन इंक्रीज करता है, उसी पे ही कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी उसी ऑर्डर में इंक्रीज करती है।
उसके बाद है जी बेस इफेक्ट। क्या बेस दैट इज़ यूज्ड ड्यूरिंग E1 मैकेनिज्म आल्सो अफेक्ट रेट ऑफ E1 रिएक्शन? यस। किस तरह से? इस तरह से कि बल्कि बेसिस फेवर एलिमिनेशन। ये बल्कि बेस है, अगर हम बल्कि बेस यूज़ करेंगे तो ये फेवर करेगी एलिमिनेशन रिएक्शन को। फॉर एग्जांपल अगर देखें, ये हमारे पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ये बेस हमने बल्कि यूज़ किया, उसमें हमारे पास 87% जो प्रोडक्ट आएगी दैट इज़ अल्कीन, और 15% हमारे पास दूसरी प्रोडक्ट आएगी। अब स्टेरिकली हिंडर्ड बेसिस, ये वाली कुछ बेसिस हैं जिनका स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया हुआ है। अच्छा, बेसिस का काम क्या होता है जो बेस हम यूज़ करते हैं? बेसिस यूज टू प्रोमोट एलिमिनेशन रिएक्शंस। द मोस्ट कॉमन बेसिस यूज्ड इन एलिमिनेशन रिएक्शंस आर नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन कंपाउंड सच एज हाइड्रोक्सालाइन एंड इट्स अल्काइल डेरिवेटिव। इनको हम, जो अल्काइल डेरिवेटिव होते हैं, इनको हम अल्कोक्साइड भी कहते हैं। ये सब कॉमन बेसिस हैं जो इस्तेमाल होती हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में। मसलन फर्स्ट वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकेंड इज पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड वन इज सोडियम मेथोक्साइड, फिर सोडियम मेथोक्साइड और पोटाशियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड। नाउ सम एविडेंसेस दैट शो E1 रिएक्शंस अक्कर बाय E1 मैकेनिज्म के जरिए। उनमें एक काइनेटिक्स है, स्टीरियोकेमिस्ट्री है, एंड देन रीअरेंजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी consider kinetics of E1 reaction. Kinetics is the branch of chemistry that deal with the rate of the reaction. अब क्योंकि हम E1 रिएक्शन कर रहे हैं तो हम देखेंगे E1 रिएक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करता है। जस्ट लाइक SN1 रिएक्शन, E1 रिएक्शन डिपेंड ओनली अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अब देखें, इसमें न्यूक्लियोफाइल का कहीं जिक्र नहीं है, और उसकी रीज़न क्या है कि ये 2 स्टेप रिएक्शन है, और उसमें पहला जो स्टेप है दैट इज़ अ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, और उस रेट डिटर्मिनिंग, वो स्लो स्टेप है, और उस रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में किसी जगह न्यूक्लियोफाइल आपको नज़र नहीं आएगा। इस वजह से हम कहते हैं कि रेट ऑफ दिस रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, नॉट न्यूक्लियोफाइल। इसी वजह से हम इनको E1 एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। E1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर elimination reaction. Unimolecular means only one molecule is involved. Where this molecule is involved? This molecule is involved in rate determining step, in rate expression. अब यहाँ पे भी देखें तो काइनेटिक्स को ही एक्सप्लेन किया गया है कि ये पहला स्टेप है, इस पहले स्टेप के अंदर सिर्फ Br निकलेगा, स्लो स्टेप है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, कार्बोकेटाइन बनेगा। देखिए इस पूरे स्टेप के अंदर यहाँ से यहाँ तक आप नोट करें, कहीं न्यूक्लियोफाइल का जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब है, इसी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन में न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन नहीं आएगा। जबकि नीचे अगर आप नोट करें तो यहाँ पे आप देखें कि आपके सेकंड स्टेप में ये बेस के तौर पे जो न्यूक्लियोफाइल बेस आके अटैक करता है और यूँ प्रोडक्ट हमारे पास अनसैचुरेटेड बनती है, इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल या बेस का जिक्र है। तो सिर्फ और सिर्फ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में, क्योंकि अल्काइल हैलाइड है इसलिए हम सिर्फ अल्काइल हैलाइड लिखेंगे इसके रेट ला इक्वेशन में। Now second is the stereochemistry of the reactant. Stereochemistry का मतलब ये होता है what is the arrangement of groups attached with carbon in space. इसका मतलब ये है कि जब हम अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं तो वो कार्बन जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है उसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि 4 बॉन्ड्स होते हैं और वो चारों के चारों स्पेस में इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके दरमियान बॉन्ड 109.5 डिग्री का बनता है। तो जब ये रिएक्शन हो रहे होते हैं E1 SN1 तो इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्टर्ब हो जाती है। कैसे? फॉर एग्जांपल E1 रिएक्शन डोंट रिक्वायर एन एंटी कोप्लेनर ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। The diastereomers give the same product with E1 reactions including cis and trans. Cis and trans का मैंने अभी पीछे जिक्र किया कि डबल बॉन्ड कभी एक पोजीशन पे बनता है, कभी दूसरी पोजीशन पे बनता है, वहाँ cis and trans का जिक्र हुआ है। उसके बाद देखें जी E1 reactions usually give the thermodynamically most stable product as the major product. This usually means that the largest group should be on opposite sides of the double bond. Usually this means that the trans product is obtained mostly. Now rearrangement. Rearrangement of what? Rearrangement of carbocation that is formed. Alkyl groups and the hydrogen can migrate in rearrangement reactions to give more stable intermediate carbocation. क्योंकि टर्शरी अल्काइल हैलाइड में रीअरेंजमेंट होता है और रीअरेंजमेंट के नतीजे में कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स के अंदर ज़्यादा EN1 रिएक्शन
रेट होता है जब हम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखें ये रीअरेंजमेंट कोई शो कर रहा है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है ये, अब ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, ठीक है। अब उसके बाद एक इस तरह से अरेंजमेंट हो गया, दूसरा अरेंजमेंट देखें ये इस तरह से हो गया, एक इस तरह से भी हो गया। तो ये जो कार्बोकेटाइन है, इस कार्बोकेटाइन के अंदर इंटरनल अरेंजमेंट या शिफ्टिंग ऑफ द ग्रुप होती है, दैट इज़ इंटरनल अरेंजमेंट, और ये शिफ्टिंग रिजल्ट देती है मोर स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन दैट इज़ फॉर्म ड्यूरिंग E1 रिएक्शन मैकेनिज्म। अब नाउ द E1 पाथवे competes with SN1। अब SN1 और E1 रिएक्शन दोनों अल्काइल हैलाइड्स के अंदर होते हैं, लेकिन इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन होगा, ये दोनों compete करते हैं। इसलिए हम डिस्कस करते हैं कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो फेवर करते हैं SN1 रिएक्शन को, और कुछ ऐसे हैं जो फेवर करते हैं E1 रिएक्शन को। अब E1 पाथवे competes विद SN1, किस तरह से ये compete करता है, और क्या फिर हमारे पास प्रोडक्ट किस परसेंटेज में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ठीक है। इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में देखें हमारे पास ये कार्बोकेटाइन बना। अब कार्बोकेटाइन में हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी आ सकती है और हमारे पास अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट भी आ सकती है। अगर हम E1 मैकेनिज्म कराएंगे तो हमारे पास ये आएगा। E1 मैकेनिज्म कराने के लिए हमें हर वो फैक्टर अप्लाई करना पड़ेगा जो कि E1 रिएक्शन को प्रमोट करता है, फेवर करता है, और SN1 रिएक्शन के लिए हमारे पास ये प्रोडक्ट आएगी, और इसके लिए हमें हर वो यहाँ पे फैक्टर अप्लाई करना पड़ेगा जो कि SN1 रिएक्शन को फेवर करता है। क्या फैक्टर हैं जो कि SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं, ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है जी। अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द E1 मैकेनिज्म के ब्रीफली अगर हम डिस्कस करें या समरी बनाएं तो हम किस तरह से E1 रिएक्शन को देख सकते हैं। अब सबसे पहले देखें जी, मैकेनिज्म है ये 2 स्टेप रिएक्शन है, जस्ट लाइक SN1 रिएक्शन। उसके बाद है जी आइडेंटिटी ऑफ R कैसा होगा, R इज अल्काइल ग्रुप, टर्शियरी होगा, सेकेंडरी होगा, प्राइमरी होगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड्स रिएक्ट फास्टेस्ट, ये हमने पहले डिस्कस किया। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है टर्शियरी हैलाइड की, फिर सेकेंडरी की और फिर प्राइमरी की। अब बेस कौन सी यूज़ होगी, फेवर्ड, दिस रिएक्शन इज फेवर्ड बाय वीकर बेसिस सच एज वाटर एंड ROH होगा, तो ये फेवर करेंगे हम E1 रिएक्शन को। लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, अब बेटर लीविंग ग्रुप मेक्स द रिएक्शन फास्टर बिकॉज द बॉन्ड टू द लीविंग ग्रुप इज पार्शियली ब्रोकन इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में। लीविंग ग्रुप की भी डिस्कशन होगी जी। सॉल्वेंट कैसा यूज़ होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दैट सॉल्वेट द आयनिक इंटरमीडिएट आर नीडेड। इन फैक्टर्स को मैंने ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया जब हम SN1 रिएक्शंस के फैक्टर्स कर रहे थे, उसमें ज़्यादा डिटेल से सॉल्वेंट को भी डिस्कस किया और लिविंग ग्रुप को भी वहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल से हमने डिस्कस किया है जी। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।